नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं। आज हम लोग अर्थशास्त्र में चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग और मौद्रिक नीति जो है उसका अध्ययन करने वाले हैं। और ये आपके डेली रूटीन लाइफ और साथ साथ में आपका जो सिलेबस है अर्थशास्त्र का, इन दोनों को असर करने वाला है। सबसे पहले जो टाइटल है उस पर हम ध्यान देंगे। टाइटल पे जो दिया गया है बैंकिंग का मतलब जो बैंकों में काम होता है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं बैंकों में दो तरह के काम होते हैं, जो या तो हम पैसा जमा करते हैं या तो फिर हम पैसे जो है बैंकों से ऋण लेते हैं या लोन लेते हैं। ये दो काम काफ़ी महत्वपूर्ण है, पर इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे काम जो होते हैं वो बैंकिंग के अंतर्गत आता है। जो सेकेंड वर्ड दिया गया मौद्रिक नीति, जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और ये मौद्रिक नीति अर्थात देश के अंदर लोगों को किस ब्याज दर पर पैसा देना है, लोगों का पैसा कौन से दर पर स्वीकार करना है, अर्थतंत्र में कितना पैसा घूमेगा, नोटबंदी, ये सारे फैसले जो है वो मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। और ये कौन लेता है, कैसे लेता है, सारे फैसले हम इसकी बात करने वाले हैं। तो फिलहाल बैंकिंग की बात हो रही है, तो बैंक शब्द जो है उसके बारे में हम बात करेंगे कि बैंक शब्द जो है वो कहाँ से आया, कैसे आया। बैंक शब्द का उद्भव और बैंक शब्द जो है उसका अर्थ क्या है। अंग्रेजी में बैंक का अर्थ यहाँ पे दिया गया है जत्था या समूह। बैंक मतलब नॉर्मली बंच कहते हैं, तो अंग्रेजी में बैंक का अर्थ जो है वो जत्था या समूह। जत्था जो है मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, उसको हम बैंक कह सकते हैं। अंग्रेजी में आप ढूंढने के तो मिल जाएगा आपको। तो एक ये कह सकते हो कि हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ से शब्द आया। कई व्याख्या इस तरह की हैं, प्रॉपर सही क्या है पता नहीं, पर हमको अब जो भी लाइनें आएंगी ये सब लाइन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट IMP है। सेकंड, ये भी आता है संस्कृत में बैंक का अर्थ क्या होता है, तो संस्कृत में बैंक का अर्थ होता है भांड या फिर पूंजी का जत्था। देखिए, बैंक मतलब पूंजी का जत्था, पैसा या धन संपत्ति का जत्था, वो भी अब बैंक हो सकता है। ये संस्कृत की बात आ गई। और आगे बढ़े तो फ्रांस और इटली, फ्रांस का शब्द है बैंका और इटली का शब्द है बैंक्यू। और इन शब्द से भी अगर बदल के एक कुछ होता है हिंदी में, कई बार शब्द जो है वो बदल करके तत्सम या तद्भव कुछ कहा जाता है, तो बैंक या बैंक्यू शब्द के ऊपर से बैंक शब्द का उद्भव हुआ, ऐसा भी माना जाता है। तो ये तीनों आपके छोटे क्वेश्चन के लिए IMP हैं। और अभी जो सबसे महत्वपूर्ण आ रहा है वो ये कहानी है, किस्सा है, सच्चाई किसी को पता नहीं। कि ऐसा माना जाता है कि यूरोप में प्राचीन काल में जो सराफा लोग थे, सराफा मतलब कि जो लोग ये पैसे का लेन देन करते थे, लोगों से पैसा लेना, वो उस पर उनका जो गहने वो रखना, उसके बदले में पैसा देना, या पैसे के बदले में पैसे को रूपांतर करना, एक्सचेंज करना, ये काम जो लोग करते थे, वो लोग ये काम करते थे बेंच के ऊपर बैठ करके, बेंच के ऊपर बैठ के काम करते थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो बेंच शब्द धीरे 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 रूपांतरित होकर के, बदल करके उसने नाम ले लिया बैंक। और इस तरह से बैंक शब्द जो है उसका उद्भव हुआ। कई तरह के किस्से हैं, कई तरह की कहानियां हैं, लेकिन अभी हम इसमें फैक्ट क्या है, सच क्या है, मान सकते नहीं है। तो अभी हम इन सबको लेके चलते हैं आपके एग्जाम में। ये चारों चीज़ें, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, फ्रांस के कौन से शब्द से बदल करके बैंक बना, या फिर जो यूरोप का किस्सा है वो, ये चारों आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें से कहीं से भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। अब एक और, ये 5वां छोटा क्वेश्चन, ये मोस्ट IMP, ये बोर्ड में 1 या 2 बार आ चुका है। विश्व की सबसे पहली बैंक कौन सी मानी जाती है और कब उसकी स्थापना हुई? 1401 में स्थापित स्पेन की बैंक ऑफ बार्सिलोना, ये विश्व की सबसे पहली बैंक होगी, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। तो ये पांचों लाइन एक 5 छोटे छोटे MCQ बनते हैं, तो आपको ये सब याद कर लेना है। ठीक है। अगला, बैंक शब्द की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि बैंक का अर्थ क्या होता है, कि मतलब बैंक काम क्या करती है, बैंक की व्याख्या क्या है। और उसका शब्द की बात नहीं हम कर रहे हैं, पूरा जो कार्य विधि है, काम है उसका, उसके हिसाब से हम बैंक की बात करते हैं। तो बैंक का अर्थ यहाँ पे है, एक सामान्य व्याख्या है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कई बार हम लोग सामान्य व्याख्या लिख के चले जाते हैं, पर सामान्य व्याख्या से थोड़ा दूर रहना। अगर आपको सिंपल व्याख्या पूछी जाती है कि भाई बैंक का अर्थ लिखिए,
तो आपको सबसे सामान्य व्याख्या नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, तो बैंकिंग की सेवा देने वाली संस्था अर्थात बैंक, ये एक सामान्य सी व्याख्या है, लेकिन हमें पता होना चाहिए बैंकिंग सेवा का मतलब क्या होता है। तो ये आ रहा है नेक्स्ट, मांगे जाने पर उतनी मुद्रा वापस लौटाने की शर्त पर ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बचत एकत्र करने वाली संस्था को बैंक कहते हैं। अब इसको थोड़ा रिवर्स करते हैं कि बैंक क्या करती है। बैंक सबसे पहले लोगों की जो बचत है उसका स्वीकार करती है, मतलब आम जनता जो है वो बैंकों में पैसे रखती है, बचत खातों में पैसा रखती है, और जब बैंक आम जनता को पैसे वापस चाहिए तब वो बैंक उनको चेक से या ड्राफ्ट से या पे स्लिप से पैसे वापस दे भी देती है। लेकिन इस बीच में बैंक क्या करती है, इस बीच में बैंक जो है वो हमारे पैसे को किसी और को ऋण देती है और उससे बैंक मुनाफा प्राप्त करती है। तो फिर से पढ़ रहा हूँ, मांगे जाने पर उतनी मुद्रा वापस लौटाने की शर्त पर ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बचत एकत्र करने वाली संस्था हमारे पैसे को स्वीकार करती है, हमको मौका मिलने पड़ने पर पैसा लौटाती भी है, पर इस बीच हमारे पैसे और लोगों को ऋण दे करके बैंक लाभ भी कमाती है। तो इस तरह से ये इसकी एक व्याख्या आ जाएगी। अगली व्याख्या, बैंक अर्थात लाभ के उद्देश्य से कार्य करने वाली ऐसी धंधाकीय संस्था जो प्रजा की बचतों को जमा पूंजी के रूप में स्वीकार करे और बदले में ब्याज प्रदान करे, ऐसी संस्था। मेन काम, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेन काम दो ही दिख रहा है, कहीं लिखा नहीं होगा, पर दो काम, एक हमारी बचत का स्वीकार करना, हमारे पैसे को स्वीकार करना, बैंक के खाते हम जमा करते हैं और उस जमा पैसे को बैंक लोगों को, अन्य लोगों को ऊंचे ब्याज दर पर पैसा दे करके लाभ कमाती। तो ये हो गया बैंक का अर्थ। आगे भी आने वाला मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगा कि कैसे बैंक लाभ कमाती है। चलो ये रह गया तो मैं इसकी बात कर लूँ कि जैसे मान लो कि बैंक ने हमारे पैसे, जो बैंक में हमने पैसे रखे हैं, अब वो पैसे पर बैंक हमको ब्याज दे रही है 3% और हमारे पैसे बैंक ने किसी और को उधार दिए और बैंक उससे ब्याज ले रही है 5%। तो बीच का जो मुनाफा है 2% का, वो हुआ बैंक का लाभ। अगर हमने 100 रुपये जमा किए हैं तो हमको 1 साल के बाद मिलेंगे 103, पर बैंक ने वो 100 रुपये किसी और को दिए थे तो बैंक उससे लेगी 105, तो बैंक उससे 105 लेकर के हमको 103 लौटाएगी। जो बीच का 2 रुपये बचेगा या 2% बचेगा वो होगा बैंक का शुद्ध लाभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंकों का वर्गीकरण, बैंकों के कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार हैं। छोटे छोटे बहुत टाइप्स हैं और जो मुख्य टाइप्स हैं 2 हैं। एक है व्यापारी बैंक या वाणिज्य बैंक, जो ढेर सारी हैं देश के अंदर, प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी हैं, कॉरपोरेटिव भी हैं, ग्रामीण कक्षा की भी हैं, वो ढेर सारी हैं। और जो दूसरा प्रकार है वो है मध्यस्थ बैंक, और मध्यस्थ बैंक सामान्यतः किसी भी देश में एक ही मध्यस्थ बैंक होती है जो सारी बैंकों की बॉस होती है, सारी बैंकों का संचालन, कंट्रोल जिसके हाथ में होता है। हमारे देश में कौन सी बैंक है? हमारे देश की मध्यस्थ बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं 11वीं के अंदर। तो फिलहाल व्यापारिक बैंक जो है उनकी बात करते हैं। व्यापारी बैंक की व्याख्या, व्यापारी बैंक की जो व्याख्या है, व्याख्या पे आएंगे। जो सामान्य व्याख्या थी वही व्याख्या यहाँ पे भी काम के आधार पर देखिए। व्यापारी बैंक अर्थात ऐसी संस्था जो बैंकिंग से संबंधित व्यवहार करे और देश में निवेश बढ़ाने के लिए प्रजा की जमा रकम का स्वीकार करे और जरूरत पड़ने पर चेक से, ड्राफ्ट से, पे ऑर्डर से इत्यादि द्वारा निकाल कर वापस प्राप्त कर सके। ठीक है, अब इसमें थोड़ा आप व्याख्या देख लो, का शब्द का कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। अर्थात लोगों की जो राशि है, पैसा है, वो बैंक में हम जमा भी करें और उस पैसे को बैंक लोगों को ऋण भी दे और बाद में हम जब चाहें तब उस पैसे को चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर इत्यादि के द्वारा निकाल कर प्राप्त कर सके, ऐसी सुविधा दे। यहाँ पे सुविधा वर्ड शायद रह गया है, ऐसी सुविधा जो हमको प्रदान करे उसको हम कहते हैं व्यापारिक बैंक। पैसे कैसे निकालोगे आप? पैसे निकालने के लिए चेक से या ड्राफ्ट से, पे ऑर्डर से, निकासी से, और फॉर्म जो होता है, पे स्लिप होता है, ये सब हम करते हैं। तो इनकी बात यहाँ पे की गई है। अगला फिर से
व्यापारी बैंक मुनाफे के लिए कार्य करने वाली संस्था है। मुनाफे के लिए, लाभ के लिए। लाभ कैसे? नीचे ब्याज दर पर, इसका आगे होगा, सॉरी व्याख्या लिखा होगा, हाँ ये रही व्याख्या इसकी। जमा रकम के ब्याज दर की तुलना में लोगों को दी गई लोन पर से ऊंचा ब्याज दर लेकर के व्यापारिक बैंक मुनाफा प्राप्त करती है। फिर से वो चीज़ कि मान लो मैं बैंक हूँ और मेरे पास आपने पैसा जमा किया है, तो मैंने आपको कहा कि मैं आपको 3% ब्याज दूंगा। आपने मुझे 100 रुपये दिया और मैं आपको साल के बाद 103 रुपये दूंगा ब्याज जोड़ करके। पर मैंने किसी को वही 100 रुपये, क्योंकि मेरे पास 100 रुपये किसके आए? आपके आए। आपके 100 रुपये मैंने किसी व्यापारी को दे दिए और उसको मैंने दिए 5% पर, तो वो मुझे एक साल बाद कितना लौटाएगा? वो मुझे लौटाएगा 105, और मैं कितना दूंगा आपको? 103। तो जो 2 रुपये बचेगा वो क्या होगा? वो मेरा मतलब कि बैंक का मुनाफा होगा। तो फिर से पढ़ रहा हूँ, जमा रकम के ब्याज दर की तुलना में जमा रकम का ब्याज दर कम होगा और लोगों को दी गई लोन पर से ऊंचा ब्याज दर लेकर के व्यापारिक बैंक मुनाफा प्राप्त करती है। अब हम व्यापारी बैंक के कार्यों के हिसाब से आ रहे हैं। कार्य इसके जो बांटे गए हम उसकी बात कर लें। व्यापारी बैंक के कार्य को बांटा गया है 2 भागों में, मुख्य कार्य, मेन जो वर्क है वो, और गौण कार्य। मुख्य कार्य के अंदर 5 कार्य आपको दिख रहे हैं। एक है जमा रकम का स्वीकार करना, और आपको थोड़ा बता दूं मैं, आगे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप बैंक के अंदर पैसा 3 तरह से जमा कर सकते हैं नॉर्मली। या तो आपने करंट अकाउंट खुलाया है, चालू खाता, जो व्यापारी लोग खुलाते हैं, आम जनता के लिए नहीं होता। या तो फिर आपने बचत खाता खुलवाया है, रिकरिंग। बचत खाते में आप पैसा इकट्ठा भी जमा कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बचत खाता, और हर हफ्ते कुछ कुछ रकम निश्चित जमा करते हो तो उसको हम कहते हैं रिकरिंग खाता, और इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत ब्याज मिलता है। और तीसरा है सावधि जमा। सावधि जमा अर्थात एफडी, फिक्स डिपॉजिट, जो आप निश्चित समय के लिए बैंक में जमा ही कर देते हो, बीच में पैसा आप उठा सकते नहीं, उठाएंगे तो पेनल्टी लगेगी, तो उसको हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। और सबसे ज़्यादा ब्याज बैंक इसी खाते पे, सावधि जमा पर देती है। अब आते हैं मुख्य कार्य में दूसरा कार्य। पहला कार्य हो गया जमा रकम, दूसरा कार्य है ऋण प्रदान करना। आम जनता को आपसे पैसा लेके बैंक रखती नहीं है, वो पैसा बैंक, और जिनको ज़रूरत है, जो व्यापारी हैं, जो अच्छा ब्याज देते हैं, बैंक उनको वो दे देगी। तो ऋण प्रदान करना वो कार्य दूसरा हो जाएगा। और तीसरा कार्य, अगर हमने पैसा जमा किया है खास तौर से चालू खाते में या बचत खाते में, तो हमें पैसा निकलना पड़ेगा बार बार। व्यापारी को तो पैसा रोज़ निकालना पड़ता है, रोज़ जमा करना पड़ता है, तो ये भुगतान और निकासी, पैसा निकालने की सुविधा, वो भी बैंक देती है। और जो चौथा कार्य है वो थोड़ा आपके लिए नया है, मैं इसकी चर्चा विस्तार से करने वाला हूँ। साख सर्जन का कार्य, अर्थात बैंक में जितना जमा पैसा आता है शुरू में, बैंक उसकी तुलना में कई गुना अधिक ऋण देती है। आप सोचो ऐसा कब होगा कि मेरे को आपने 100 रुपये दिया है और मैं लोगों को 1000 रुपये का ऋण दे रहा हूँ, ये कब दे पाऊँगा? तो ये हम सीखेंगे साख सर्जन के अंतर्गत। और चौथा है आंतर बैंकिंग व्यवहार। कई बार बैंकों को भी, कोई बैंक घाटा कर रही है, नुकसान कर रही है, तो एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा लेना पड़ता है और दूसरी बैंक पैसा देती है। तो जो बैंकें आपस में लेन देन करती हैं उसको हम लोग कहते हैं इंटर बैंकिंग, जो भी ट्रांजैक्शन से वो आंतर बैंकिंग व्यवहार, और ये भी बैंकें करती हैं। तो ये हो गए इनके मुख्य कार्य। और गौण कार्य, गौण कार्य क्या है? कई बार ग्राहकों को बहुत सारी सुविधाएं बैंक देती है, इन सुविधाओं के अलावा, बचत और ऋण के अलावा। तो एक है ग्राहक के एजेंट के रूप में कार्य, और दूसरा है नई मॉडर्न सुविधाएं। एजेंट के रूप में कार्य अर्थात कि हम बैंक के अंदर लॉकर जो है खुला सकते हैं, बैंक हमारी तरफ से गारंटी ले सकती है कि हाँ भाई ये बंदा सही है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हो तो बैंक की गारंटी चाहिए होती है, अगर आपको विदेश जाना है तो बैंकों की गारंटी चाहिए होती है। तो ये सब काम जो है बैंक आपकी तरफ से कर सकती है। अगर आपका व्यवहार बैंक में अच्छा है, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो अच्छा है, तब बैंक आपकी तरफ से गारंटी लेती है। तो ये सब कार्य होंगे। गौण कार्य आधुनिक जो भी सेवाएं हैं, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा है, टिकट बुकिंग की सुविधा है, डीमैट अकाउंट की सुविधा है, म्यूचुअल फंड की सुविधा है, तो ये सब गौण कार्य जो है वो भी बैंक करती है। तो हम इनके ऊपर ही पहुँच रहे हैं आगे विस्तार से। व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्य। व्यापारी बैंक के मुख्य कार्य, पहला क्या आ गया? जमा रकम का स्वीकार करना, अर्थात जमा रकम का स्वीकार आप मेन काम है। टोटल इस तरह के जो 5 कार्य थे,
मेन कार्य जमा रकम का स्वीकार कैसे करोगे? जमा रकम का स्वीकार करोगे 3 तरह से। पहला दिया है चालू खाता। कौन खुलाएगा? व्यापारी। फायदा क्या है? जितनी बार चाहे उतनी बार पैसा जमा कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो। ब्याज मिलता है ना के बराबर नहीं मिलता है। कई बार अतिरिक्त सेवाओं पर जो चार्ज है वो भी आपको देना पड़ता है। तो ये खाता व्यापारियों के लिए होता है, ये अंतर है, ब्याज ना के बराबर है। दूसरा खाता आम जनता के लिए। वो क्या है? आम जनता के लिए बचत खाता। निश्चित ब्याज मिलेगा। कम ब्याज मिलेगा। आर्थिक व्यवहार लेन देन कर सकते हैं पर निश्चित, महीने में 4-5 बार पैसा जमा कर सकते हो, डाल सकते हो। हर रोज 3-4 बार 8 बार पैसा जमा करो निकालो ये नहीं करोगे, और ये करोगे तो चार्ज कटेगा। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सुविधा जो वो मिलती है, खैर ये सुविधा उस पर भी मिलती है, करंट अकाउंट में भी मिलती है, तो ये सुविधा मिलेगी और निश्चित ब्याज मिलेगा। ये आम जनता के लिए। वो खाता चालू खाता जो व्यापारी के लिए था और बचत खाता आम जनता के लिए। नेक्स्ट, बचत खाते के अंदर ही बताया था कि 2 टाइप्स है। एक बचत खाता सिंपल, जिसमें आप जब पैसा आते जमा कर देते हो तो बचत खाता है। पर आपने कोई ऐसा रिकरिंग खाता खुलवाया है कि आप हर महीने या हर हफ्ते इतनी रकम जमा करोगे बैंक के अंदर। ये एक तरह से एफडी का टाइप है थोड़ा, पर क्योंकि आप पैसे टुकड़ों टुकड़ों में जमा करते हो तो उसको रिकरिंग कह रहे हैं। तो व्याख्या भी है, जो व्यक्ति एक साथ बचत ना कर पाए वे हर महीने, हर सप्ताह या हर दिन थोड़ी थोड़ी बचत कर सकते हैं। तो इस खाते को हम कहते हैं रिकरिंग खाता, और इसमें भी अच्छा खासा ब्याज जो है वो मिलता है। और तीसरा है सावधि जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी। और एफडी जो है निश्चित समय के लिए राशि जमा की जाती है। सबसे अधिक ब्याज इसी खाते पर मिलता है। अतिरिक्त निकासी की सुविधा, ओवरड्राफ्ट आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। मैं फिर से कह दूं कि खाते में जितना पैसा भी आपका जमा है, या मान लो आपने 2 लाख की एफडी की है और आपको उसके ऊपर कुछ लोन चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए, तो ये सुविधा अगर बैंक देती है तो इसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट, और इसके ऊपर आपको निश्चित ब्याज बैंक को चुकाना पड़ता है। ओवरड्राफ्ट एक तरह का ऋण है जो बैंक से आप ले रहे हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जमा रकम का स्वीकार करना, आप इतनी तरह से बैंकों के अंदर पैसा जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना। बैंक जो है वो लोगों को ऋण भी देती है, उधार भी देती है, लोन देती है, मकान के लिए देती है, वाहन के लिए देती है, मोबाइल के लिए देती है। किसी को मोबाइल चाहिए पबजी खेलने के लिए और महंगा पड़ रहा है, पैसा नहीं, तो बैंक उसके लिए भी देती है कि लो बेटा जाओ पबजी खेलो। अब किसानों को भी मिलेगा, व्यापारियों को मिलेगा, निवेशकर्ताओं को ऋण जो है वो मिलेगा। अब कितनी तरह से मिलेगा, क्या टाइप्स हैं, तो बैंकों के ऋण के प्रकार ये भी आपको एकदम मिल सकता है। अल्पकालीन ऋण, अगर बैंक आपको 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए ऋण देती है तो ऐसे ऋण को कहा जाता है अल्पकालीन ऋण। अगर बैंक आपको 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम समय के लिए ऋण देती है तो ये कहा जाता है मध्यम अवधि का ऋण। और अगर आपको बैंक 5 से 15 साल या 25 भी कह लूँ मैं, नॉर्मली होम लोन जो होता है वो 20 से 25 साल का होता है, तो उसे कहा जाता है दीर्घकालीन ऋण। 5 से 15 वर्ष तक के लिए दिया गया ऋण जो है वो कहलाता है दीर्घकालीन ऋण, ठीक है। तीसरा काम पहले काम से मिलता जुलता है। पहला काम क्या था? बैंकों के अंदर जमा रखना, बचत खाते में रखना, करंट अकाउंट में रखना, एफडी में रखना। इस तरह से आप पैसा जमा कर सकते हो बैंकों के अंदर। लेकिन हमको जब काम पड़ेगा पैसा निकालेंगे भी, तो बैंक ये सुविधा भी देती है कि पैसा आप निकाल सकते हो। और उसके लिए कई टाइप्स हैं, कई रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते हैं? आप बैंकों से पैसा निकालने के लिए चेक का यूज़ कर सकते हो, आप ड्राफ्ट का यूज़ कर सकते हो, या बैंकों के अंदर एक स्लिप होती है, पे स्लिप कहते हैं जिसको, या निकासी पर्ची कह सकते हो, उसके द्वारा भी आप पैसा निकाल सकते हो। आपको डेबिट कार्ड मिलता है, उसके द्वारा पैसे निकाल सकते हो। अगर बैंक के अंदर आपकी इमेज अच्छी है तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड भी देती है, जिसमें अगर पैसा नहीं भी है तो भी आप बैंक का पैसा यूज़ कर सकते हो, तो वो सुविधा मिलेगी। एटीएम मतलब कि डेबिट कार्ड हो गया, आप उसके द्वारा यूज़ कर सकते हो। और आज के समय में आधुनिक सुविधा आ गई है इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ऐप, जिसके द्वारा आप पैसे जो है आपके पैसे बैंकों से निकाल सकते हो। तो भुगतान और निकासी की सुविधा करने का कार्य। अब चौथा और महत्वपूर्ण कार्य जो आ रहा है वो है साख सर्जन का कार्य।
प्राथमिक जमा राशि में से ऋण देकर बैंकिंग व्यवस्था में नई जमा राशि सर्जित करके मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने की प्रक्रिया को साख सृजन कहते हैं। आप जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि सबसे पहले बैंक में, मतलब मेरे पास, मान लो मैं बैंक हूँ, तो मेरे पास आपने 100 रुपये दिया मुझे। अब उस 100 रुपये से मैंने लोगों को 500 रुपये उधार दिया, तो ये जो प्राथमिक जमा राशि थी वो 100 रुपये थी, और जो उधार मैंने दिया लोगों को 500 रुपये। अब आपको ये देखना है कि कैसे पॉसिबल है कि अगर 100 रुपये, अगर मैं आपको 100 रुपये दूँ और मैं कहूँगी ये 500 रुपये उधार दे दो लोगों को, तो आप कैसे दे पाओगे? ये काम बैंक करती है। अब कैसे करती है वो आपके सामने एक जो तालिका आ रही है, आपकी किताब में से ली गई है, वो ये रही। इसके लिए आपको एक वर्ड सीखना पड़ेगा, एक शब्द जो है जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, वो है नकद रक्षित कोष, कैश रिजर्व रेशियो। अब ये क्या है? ये है कि अगर बैंक के अंदर आपने 100 रुपये रखे हैं तो बैंक पूरे के पूरे 100 रुपये किसी को उधार नहीं दे सकती। बैंक उसका कुछ % अपने पास रखती है, और इसी को हम कहते हैं नकद रक्षित कोष। ये कहलाता है नकद रक्षित कोष। अब सोचिए कि यहाँ पे इन्होंने दिया है प्राथमिक जमा राशि। बैंक के अंदर किसी व्यक्ति ने जमा किया है 1000 रुपये, 1000 रुपये, और कैश रिजर्व रेशियो कितना है? वो है 20%। अर्थात बैंक जो है वो 200 रुपये अपने पास में रखेगी और बाकी पैसा लोगों को ऋण में दे सकती है। और बैंक ने किसी को दे दिया 800 रुपये। बैंक ने एक, मान लो किसी को मकान बनाना था तो बैंक ने उसको दे दिया उधार, तो 800 रुपये उसने ऋण ले लिया। अब उस मकान वाले ने वो पैसा जाके दिया बिल्डर को। बिल्डर का खाता भी उसी बैंक में था, तो बिल्डर ने ये 800 रुपये जो थे वो फिर से जमा कर दिए उसी बैंक के अंदर। तो बैंक के पास 1000 रुपये थे, उसके बाद 800 फिर से आए। पर ये 800 कहाँ से आए? खाना भी जरूरी है। उसके बाद ये 800 रुपये जो कहाँ से आए? ये 800 रुपये उसी 1000 रुपये का एक पार्ट है। तो बैंक के पास 800 रुपये आ गए। अब बैंक इस 800 का 20% फिर से रखेगी अपने पास संभाल करके, 160 रुपये, और जो बचा 640 रुपये वो बैंक ने फिर किसी को ऋण दे दिया। अब मान लो कि ये आपने ले लिया गहने खरीदने के लिए 640 रुपये, और फिर आपने ये जाके दिया सुनार को, और सुनार का खाता भी उसी बैंक में था, तो सुनार ने वो 640 फिर से बैंक में जमा कर दी, और फिर बैंक ने उस 640 का भी 20% रखा अपने पास में, और बाकी का 512 लोगों को ऋण के रूप में दे दिया। इस तरह से 1000 रुपये से शुरू हुई कहानी, ज़्यादा ही खाना बन रहा इस तरह से 1000 रुपये से शुरू हुई कहानी ये आगे बढ़ती रहती है, और बैंक कितना ऋण दे पाती है? बैंक जो है वो कुल ऋण जो है वो देती है, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऋण जो देती है वो ज़्यादा दे रही है। हम कितना दे रहे हैं ऋण? ऋण बैंक यहाँ पर 4000 रुपये का एक्स्ट्रा, और 1000 रुपये तो पहले दिया ही था। ठीक है। इस तरह से जितना पैसा भी हमने बैंक में जमा किया है, बैंक उसकी तुलना में ज़्यादा ऋण दे पाती है। इसी को हम कहते हैं साख सर्जन। ओके, इसको एक बार फिर से हम देख लेंगे, दोबारा से व्याख्या एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। प्राथमिक जमा राशि तो वो कितनी है? वो है 1000 में से ऋण देकर बैंकिंग व्यवस्था में नई जमा राशि सर्जित करके मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने की प्रक्रिया। मुद्रा की पूर्ति, देश में पैसा बढ़ जाता है, ये साख सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा ही। ठीक है, तो ये हुआ साख सर्जन। आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है आखिरी कार्य जो है मुख्य कार्य में से, आंतरिक बैंकिंग व्यवहार। बैंक एक बैंक से दूसरी बैंक जो व्यवहार करती है, एक बैंक दूसरी बैंक को अल्पकालीन की बात खास ध्यान रखना, अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, जिसे आंतरिक बैंकिंग व्यवहार कहते हैं। एक बैंक आरबीआई के माध्यम से दूसरी बैंक को ऋण दे तो उसे कॉल मनी कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, अल्पकालीन समय के लिए एक बैंक दूसरी बैंक को ऋण देती है तो इसको हम कहते हैं कॉल मनी, दीर्घकालीन नहीं, अल्पकालीन। और इसके ऊपर जो ब्याज वसूला जाता है
उसको कहते हैं कॉल मनी रेट। अल्पकालीन समय के लिए एक बैंक दूसरी बैंक को पैसा देती है तो कॉल मनी, और जो ब्याज लिया गया है वो कहलाता है कॉल मनी रेट। ये हो गया पांचवा कार्य। अब हम आ रहे हैं गौण कार्यों की तरफ। व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य। गौण कार्य क्या क्या है? ग्राहकों के एजेंट के रूप में उपयोगी सेवाएं प्रदान करना। अब कौन कौन से कार्य करती है? आयात निर्यात साख प्रमाण पत्र, जो मैंने कहा था, साख प्रमाण पत्र गारंटी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, विदेशी कंपनियां हैं, तो कई बार कंपनियां आपका अकाउंट जिस बैंक में है उससे गारंटी मांगती है, तो वो कहलाएगा आयात निर्यात गारंटी पत्र, जो है वो बैंक देती है। इनकम टैक्स का चलन भरना है, इनकम टैक्स भरना है आपको, तो उसके लिए भी बैंक देगी फैसिलिटी। आरटीओ में अगर आपकी गाड़ी कैमरे में आ गई और पेनल्टी भरनी है तो आजकल वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। एलआईसी का प्रीमियम भरना है तो वो भी आप बैंकों में जा कर के भर सकते हैं। और सबसे मेन कार्य, अगर घर में बहुत सारे कीमती गहने हैं और डर है चोरी होने का, तो बैंक आपको लॉकर की सुविधा भी देती है। बदले में कुछ चार्ज लेती है, पर वहाँ पर आपके गहने, आपके दस्तावेज जो है वो सुरक्षित रहते हैं, तो ये कार्य करती है। सूक्ष्म ऋण प्रदान करना, जो छोटे छोटे ऋण हैं, छोटे मोटे मतलब घर के सामान के लिए या टीवी के लिए, मोबाइल के लिए, ये ऋण प्रदान करती है। अगर आपको पैसा यहाँ से वहाँ भेजना है तो ड्राफ्ट या जो पे ऑर्डर है उसकी सुविधा भी बैंक प्रदान करती है। कई बार कई विद्यार्थी जो एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे जो फीस है वो भी ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के द्वारा, डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के द्वारा प्रदान की जाती है, तो ये सुविधा बैंक देती है। नेक्स्ट, सेकंड, परिवर्तनशील आधुनिक सेवाएं प्रदान करना। आज का समय हर रोज़ बदल रहा है, पेटीएम का, गूगल पे का, या और भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो हम वो सुविधाएं देते रहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात आ गई है नेफ्ट और आरटीजीएस। अब नेफ्ट का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की सुविधा प्रदान करती है। अब ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी खोज क्यों हो पाई, वो यहाँ पे आएगा नीचे। कोर बैंकिंग, पहले सब बैंकें अलग अलग हुआ करती थी, अपना काम अलग अलग करती थी, अब सारी बैंकें आपस में जुड़ गई, और इसी वजह से आप एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक से या एक एटीएम से दूसरे एटीएम से आप निकाल लेते हैं या व्यवहार कर लेते हैं। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि कोर बैंकिंग अर्थात सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज आ गया, और इसकी वजह से निफ्ट, एनईएफटी और आरटीजीएस ये काम बेहतर तरीके से हो पाता है। अब सारी बैंकें एक फैमिली की तरह से हो गई हैं। कौन से ब्रांच से पैसा उठा रहे हो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, कौन सी बैंक से उठा रहे हो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप किसी भी ब्रांच से, किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकाल सकते हो, बशर्ते कुछ चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमको सुविधा मिलती है। डीमेट खाता, डीमेट खाता क्या है? जैसे आम खाता होता है बचत खाता, उसी तरह से अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं और शेयर्स को रखना है सुरक्षित, तो इसके लिए डीमेट अकाउंट होते हैं, और ये भी आप बैंकों के अंदर अब खुलवा सकते हो। और इसका व्याख्या दी गई है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, जामीनगिरी को भौतिक रूप से सुरक्षित रखने वाला खाता, डीमेट खाता, वो भी आप बैंकों के अंदर खुलवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ये ख़त्म होता है। बहुत जल्दी अगला टॉपिक लेके आएंगे। कुछ सीटियाँ ज़्यादा बजी कुकर की, इसके लिए माफ़ी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।